नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां हम बातें करते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कृषि समाचार में आज क्या है खास। प्रदेश के कृषि उत्पाद देश और देश के बाहर भेजे जाएंगे। श्री विधि से धान की खेती, ज्यादा मुनाफे की खेती, उन्नत प्रभेदों से करें टमाटर की खेती। प्रदेश सरकार ने कृषि निर्यात नीति के तहत फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बीते दिनों राजधानी पटना के मीठापुर कृषि भवन में बैठक की, जिसमें कृषि विभाग के सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों सहित लगभग 80 निवेशकों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में कृषि उत्पादों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए बिहार सरकार का कृषि विभाग किसान भाइयों के उत्पादन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के प्रति गंभीर है, ताकि हमारे राज्य के किसान समृद्ध हो सके। एग्री एक्सपोर्ट के विषय पर आज कार्यशाला आयोजित है। इसी तरह का और बिहार राज्य के और 5 जगह पर हम लोग इस तरह का आने वाले दिनों में आयोजन कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें मेनली जो हम लोगों का कृषि उत्पाद कितने भी हैं, तो उसमें एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत है। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे 4 कृषि उत्पाद ऐसा है हम लोगों का जो जीआई टैग प्राप्त है। मखाना का भी जीआई टैग प्राप्त करने का जो अंतिम चरण में है हम लोग। किसान भाइयों, धान के बेहतर उत्पादन के लिए फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन बेहद आवश्यक होता है। मिट्टी में अगर जिंक और सल्फर की कमी हो जाती है तो उत्पादन में गिरावट आ जाती है, इसलिए पोषक तत्व प्रबंधन में जिंक और सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। अब बात सफल किसान की। वैशाली जिले के जैविक ग्राम राजापाकर के प्रगतिशील किसान देवेंद्र प्रसाद सिंह ने जैविक खेती को अपनाया है और श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं। धान की फसल धरती को हरा भरा बनाती है तो किसानों की तबीयत को भी। प्रगतिशील किसान देवेंद्र ने 1 एकड़ खेत में धान उत्पादन की परंपरागत विधि से तौबा कर श्री विधि धान की बुआई की है, खेती की है। राष्ट्र की प्रगति के बारे में एक प्रगतिशील किसान ही सोच सकता है। इस बार सुखाड़ की स्थिति सामने आई तो इस किसान ने सरकार की सामुदायिक नर्सरी योजना के तहत नर्सरी से ही ला कर खेतों में धान का बीरा लगवाया है। किसान भाइयों, अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो तकनीक पर विशेष ध्यान अवश्य दें। बरसात के बाद भिंडी में लाल मकड़ी कीट का प्रकोप काफी बढ़ जाता है। अगर इसका प्रबंधन नहीं किया जाए तो आपकी फसल खराब हो सकती है, इसलिए आपकी मेहनत भी बेकार जा सकती है। इसलिए बहुत आवश्यक है भिंडी के प्रबंधन को। भिंडी की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फाइबर युक्त हरी भरी भिंडियां काफी बेहतरीन होती है। हमारे बहुत सारे किसान भाई इस समय समेकित खेती के तहत भिंडी की खेती कर रहे हैं। भिंडी को कीटों के प्रकोप से, खासकर लाल मकड़ी कीटों से अवश्य बचाएं। यह कीट पौधों को विकृत कर और फल को छोटे आकार का कर देती है। इसके लिए ओमाइट 2.5 से 3 ml तक 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कीट बहुत हो तो इस घोल में शैम्पू भी मिला दें। जरूरत पड़ने पर 15 दिनों के अंतराल पर पुनः एक बार छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी भिंडी आपको बेहतर मुनाफा देकर जाएगी। बरसात के बाद इन कीटों का प्रकोप बहुत वृहद रूप में पाया जाता है। आप देखते हैं कि जहाँ पत्तियाँ जो है उनका वो मुड़ जाती हैं, मुड़ करके वो कप का आकार ले लेती हैं और साथ ही साथ इसमें जो पौधे हैं पौधे विकृत हो जाते हैं और फल जो उसमें लगता है वो फल बहुत ही छोटे आकार का होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान बंधु ओमाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ओमाइट का छिड़काव 2.5 से 3 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें।
किसान भाइयों, जलवायु अनुकूल खेती और मिट्टी की गुणवत्ता को देखते हुए ही प्रभेदों का चयन किया जाए तो उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होने लगती है। अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आयरन, सौरभ और गुलशन के अलावा हाइब्रिड प्रजातियों से टमाटर की खेती करें और बेहतर मुनाफा प्राप्त करें। किसान भाइयों, अब आपको सीधे लिए चलते हैं मंडी, जहां जानेंगे ताजा भाव आज के फसलों का। राजधानी पटना सहित विभिन्न मंडियों में आज आलू और प्याज के ताजा भाव कुछ इस प्रकार रहे हैं। आलू लाल 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2400 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और अपनी खेती का खाका खींचिए। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के भी आसार नजर आ रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, वैसे तो इस कार्यक्रम की हर कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक कृषि विशेषज्ञों से कराते हैं जो आपको खेती की समस्याएं और उसके निदान की जानकारियां देते हैं। लेकिन आज का दिन कुछ खास है, क्योंकि आज मंगलवार है और आज फोन इन लाइव का दिन है। तो आज हम न सिर्फ आपकी मुलाकात कराएंगे, बल्कि कृषि विशेषज्ञों से आप सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं का निदान ले सकते हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं स्टूडियो की तरफ। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं फोन लाइव कार्यक्रम कृषि दर्शन का और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान भाइयों, मौसम बदल रहा है। ऐसे मौसम में पशुओं पर ज़्यादा असर पड़ता है। जो खास तौर से वैसे पशु जो दुधारू हैं, उनके उत्पादन में बहुत अलग अलग तरीके का असर पड़ता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम ध्यान रखें कि कैसे इस मौसम में हमारा पशु सही रहे, हम सही तरीके से उसका देखभाल करें, उसके खान पान, उसके रहन सहन को सही तरीके से अगर लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से हम कई तरह की जो होने वाली बीमारियां हैं उससे बचा सकते हैं। और आज इसी विषय को लेकर हम बातचीत के लिए यहाँ मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश तिवारी जी। रमेश तिवारी जी बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में आप सहायक प्राध्यापक हैं और विशेष रूप से शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कृषि दर्शन के फोन इन लाइव। धन्यवाद सर। किसान भाइयों, हम बातचीत करेंगे कि आज बदलते परिवेश में जो दुधारू पशु हैं उनकी हम देखभाल कैसे करें। तो सर, इसी से शुरुआत करते हैं कि मौसम बदल रहा है, गर्मी भी है, बारिश का भी मौसम है। ऐसे में जो हमारा पशु है वो कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त होने की उसको संभावना बनी रहती है। तो क्या किया जाए, कौन सी सतर्कता बरती जाए कि हमारा पशु सही रहे? तो खासकर जो दुधारू पशु हैं उसमें मुख्यतः ये जो मौसम है जिसमें ज़्यादा नमी है, ह्यूमिडिटी है, प्लस गर्मी भी है, तो इसमें मुख्यतः जो दो बीमारियां जो मुख्यतः अभी देखी जाती हैं, एक तो है गला घोटू जिसको बोलते हैं एचएस, और दूसरा है ब्लैक वाटर और जिसमें लंगड़ी भी बीमारी बोलते हैं। तो ये दोनों जो है जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं और इस मौसम में प्रायः ये मुख्यतः देखे जाते हैं। ये जो एनवायरनमेंट है और अभी का जो मौसम है वो इन बीमारियों के लिए बहुत ही फेवरेबल है। तो इसमें जो प्रॉब्लम होगा, तो एचएस का जो केस होगा वो खासकर अगर गाय, गो जाति और भैंस जाति में अगर कंपैरिजन करें तो भैंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और भैंस में उसको मतलब उसके इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं और भैंस
के बचने के भी चांसेस कम रहते हैं अगर बहुत अच्छा। ज़्यादा स्थिति हो जाए, अगर दोनों का इक्वली कंपेयर किया जाए तो इसके मुख्य लक्षण जो आपको दिखेंगे कि पशु आपका बिल्कुल सही है, अच्छा। अचानक शाम में या सुबह में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, प्लस सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है उसको, गले से जब सांस ले रहा है तो घर घर जैसा आवाज़ आ रहा है, मुंह ओपन करके जीभ बाहर निकाल करके सांस ले रहा है। जैसे समटाइम हम लोग अगर ऐसे कनेक्ट करें कि आस्थमा का जो अगर मरीज होता है उसको किस तरह की तकलीफ होती है सांस लेने में, जो दमा के मरीज, हाँ दमा के मरीज और अस्थमा की जो मरीज होती हैं, उस तरह का आपके पशु में लक्षण देखने को मिलेगा। अच्छा। तो इस तरह की जब कोई भी लक्षण दिखे तो आपको इमिडिएटली समझना चाहिए कि आपका पशु जो है, किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि उनके पशु जो है वो गलाघोटू बीमारी से ग्रसित हो चुका है। अच्छा। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय तो ये होना चाहिए कि उस पशु को आप कम से कम डिस्टर्ब करें, ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट कम कराएं, एक जगह स्थिर रहने दें जी। कुछ भी ज़बरदस्ती खिलाने पिलाने का कोशिश ना करें, उससे क्या होगा कि अचानक सरक जाता है, सांस की नली में चल जाएगी। तो फिर खिलाएंगे क्या सर? जब तो उसको अपने से ऑफर करें, अपने से उसको खाने दें। समटाइम हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि नहीं खा रहा है तो कुछ में बर्तन में ले करके उसको पानी पिला दे रहे हैं ज़बरदस्ती, या फिर इस तरह की जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ये अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को। और इसके लिए आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उनसे तुरंत संपर्क करना चाहिए। आज के डेट में बहुत सारे मेडिसिन जो है उपलब्ध है जिन दवाइयों को दे करके इन पशुओं को बचाया जा सकता है। दूसरी जो बीमारी मैं बोल रहा हूँ, ये तो गलाघोटू की बात की अभी हम लोगों ने। दूसरी बीमारी जो है वो उसके बारे में कहूँ कि वो लंगड़ी बोलते हैं या बीक्यू बोलते हैं। बीक्यू, हाँ। वो खासकर वैसे जानवरों में होगा जो यंग जो बछड़े हैं या गाय हैं उनमें होगी। ओल्ड एज में थोड़ा इनकी होने की संभावना कम है, क्योंकि यंग एज के जो बछड़े हैं या फिर जो बाछी है या जो गाय है उसमें खूब बढ़िया हैवी मसल्स होते हैं और वो मसल जो है उसके लिए बहुत फेवरेबल है। अच्छा सर, ये बातचीत हम लोग जारी रखते हैं। अब किसान भाइयों कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। अभी लेते हैं एक छोटा सा सूचनात्मक अंतराल। क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। सूचनात्मक अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कृषि दर्शन के फोन इन लाइव में। मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव और हम बातचीत कर रहे हैं बदलते परिवेश में दुधारू पशुओं की देखभाल को लेकर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश तिवारी जी। सर, हम लोग पशुओं में जो होने वाले जो रोग हैं उन पर बात कर रहे थे, लंगड़ी रोग के बारे में। हाँ, तो लंगड़ी रोग के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि लंगड़ी रोग उन पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करता है जी, जो पशु कम एज के हैं, हेल्दी हैं, यंग हीफर है। अच्छा। या फिर यंग जो फर्स्ट काविंग और सेकेंड काविंग की गाय है, वो प्रायतः उनमें ज़्यादातर देखा जाता है क्योंकि उनमें मसल्स जो है वेल डेवलप्ड होती हैं। अच्छा। तो उसके जो प्रमुख लक्षण ये होगा कि वो जो बछड़ा है या फिर जो हीफर है या गाय है वो उसको अचानक तेज बुखार हो जाएगा। अच्छा। प्लस चलने में लंगड़ा करके चलेगा और
जिस पैर से लंगड़ा रहा है उसके मांसपेशियों को यदि हम छूना चाहें तो लगेगा कि छूने से, बाहर से छूने से लगेगा कि अंदर शरीर में कुछ बालू का रेत को जैसे हम छूते हैं उस तरह की फीलिंग्स आएगी। अच्छा। कर 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 जैसी एक फीलिंग्स आएगी, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम से होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम चौवाई करके वो बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु जिसको बोलते हैं। तो वो मसल्स में होता है और गैस बनाता है वो। अच्छा। अंदर मसल को तोड़ता है और गैस बनाता है। तो गैस होने के चलते वो लगता है कि अंदर कुछ बालू भरा हुआ है, कुरकुरा सा आवाज़ आएगा। तो उससे ये ज्ञात होता है कि उनके जो किसान भाई हैं उनके पशु जो है वो लंगड़ी रोग से या BQ रोग से ग्रसित हो चुका है। तो इसके लिए भी चाहिए कि उनको नज़दीक के पशु चिकित्सक जो भी हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, इमीडिएटली उसका इलाज कराना चाहिए। और इलाज आज के डेट में बहुत अच्छे अच्छे इलाज उपलब्ध हैं, जिसको जितना स्टार्टिंग से पहले किया जाए उतना ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। BQ में सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि उसका इलाज जितना ज़्यादा देर से होगा उतने ही मसल्स डैमेज हो जाते हैं। और ठीक होने के बाद भी क्या होता है कि अंदर जो मसल्स की मांसपेशियों की सड़न हो जाती है वो फिर फट फट करके फिर बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं और बहुत बड़े बड़े जख्म बन जाते हैं। तो इसमें हमें प्रिकॉशन यही लेना चाहिए कि इमीडिएटली उसका इलाज हो, जितना जल्दी से जल्दी इलाज स्टार्ट हो जाए वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सर, अभी का जो मौसम है, इस मौसम में जहां हम पशु रखते हैं अमूमन ख़ासतौर से, तो वहाँ बारिश की वजह से कीचड़ लग जाता है, कादो हो जाता है और पशु उसी में रहता है। तो उसका जो थन है उस कीचड़ से सट जाता है और नतीजतन कहते हैं लोग कि थनैला जैसा एक भयावह रोग बीमारी उसको हो जाती है। तो सर, इससे बचने का उपाय क्या करना चाहिए हमारे किसान बंधुओं को? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, चूँकि हम जो गाय पालन करते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि मैक्सिमम दूध की प्राप्ति हो हमारी। दूध जो है, दूध के पर्पज़ से ही हम गाय का पालन करते हैं, गोवंशीय पशुओं का। और उसमें अब जब कमी आती है और थनैला वगैरह जब बीमारी होता है तो बहुत दूध की कमी हो जाती है, उसमें प्रोडक्शन बहुत डाउन हो जाता है और लॉस होता है। और थनैला का सबसे जो मेन प्रॉब्लम ये है कि एक बार अगर थनैला हो गया तो उस पार्टिकुलर जिस थन में हुआ है उस पार्टिकुलर थन में प्रोडक्शन जो है उस पार्टिकुलर लैक्टेशन में हमेशा के लिए कम हो जाता है। अच्छा। अगर 4 थन है, 4 थन में किसी एक थन में अगर थनैला का प्रकोप हो गया तो तीनों के कंपैरिजन में इसमें जो है उस पार्टिकुलर लैक्टेशन में, पूरे लैक्टेशन पीरियड में दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसको आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि थनैला इस तरह का बीमारी है कि एक फैक्ट्री है जहाँ दूध का प्रोडक्शन होता है और फैक्ट्री में अगर आग लग जाए और आग जितना देर तक लगा रहेगा, जलता रहेगा, उतना ही क्षति करेगा। तो फिर उसको दोबारा अगर मशीनरी को ठीक करना है और प्रोडक्शन बनाना है तो आपको दोबारा रिपेयर करना होता है। और रिपेयर करने के लिए उसका एक ही उपाय है कि दोबारा पशु जब गर्भधारण करेगी और जो रेस्ट पीरियड हम बोलते हैं, ड्राई पीरियड, उस पीरियड में अगर छोड़ेंगे तो उस पीरियड में फिर उसकी रिपेयर होती है। तो दोबारा अगर प्रोडक्शन आना है तो दूसरे बार जब बच्चा देगी वो पशु तभी उसमें आ पाएगा। अब रही कि इससे सावधानियों कैसे बचाना है अपने पशुओं को, तो पहले तो इस बरसात के मौसम में आप जहाँ भी रखते हैं उस जगह का साफ सफाई का ध्यान रखें। प्लस सप्ताह में 1 से 2 बार चूना का छिड़काव करें वहाँ पर अगल बगल। हाँ, उस एरिया को जहाँ पे रखते हैं चूना का छिड़काव करना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट डालना चाहिए जिससे जीवाणुओं को कंट्रोल किया जाए। और दूसरी सबसे अच्छी जो हम लोग कर सकते हैं उपाय, दूध निकालने के वक्त क्या होता है कि उसके थन की जो छिद्र होती है वो ओपन हो जाती है। अच्छा। और वो ओपन जो है दूध निकालने के बाद भी कुछ देर तक ओपन रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, दूध निकालने के बाद पशु को कुछ खाने के लिए दे देना चाहिए। अच्छा। तो खाने के लिए देने से क्या होगा कि पशु जब भी खाएगा तो खड़े खड़े खाएगा। तो अगर 1 घंटा भी पशु आपका खड़ा रहता है दूध निकालने के बाद, तब तक में क्या होता है कि वो सिकुड़ करके फिर वो छेद बंद हो जाती है। अच्छा। तो बाहर से कुछ भी अगर पशु नीचे आपका ज़मीन पे बैठता है तो बाहर से कुछ भी इन्फेक्शन जो
होने की है, संभावना कम हो है, जाती है। उसकी कम हो जाती है। जी, जी। तो ये प्रिकॉशन हम कर सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि जब भी थनैला हो तो उसको हमें जितना जल्दी से जल्दी उसका उपचार करना चाहिए। इसको आप इस तरह से कनेक्ट कीजिए कि घर में आग लग गया हो तो आप जितना जल्दी से जल्दी बुझाएंगे उतना ही चीज़ों को आप बचा पाएंगे। अगर उसको जितना देरी करेंगे उतना ही ज़्यादा डैमेज होगा। तो ये स्थिति है। ये बातचीत हम लोगों की जारी रहेगी और किसान बंधुओं आप भी बने रहें अपने टेलीविज़न के साथ। हम थोड़ा सा सूचनात्मक अंतराल के लिए आपसे समय चाहते हैं। आइए लेते हैं एक सूचनात्मक अंतराल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के फोन इन लाइव में। मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश तिवारी जी। सर, अभी तक जिन बीमारियों के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, उससे प्रिकॉशन कैसे, बचाव को लेकर कैसे हम तैयार रहेंगे? तो उससे बचाव का जो मुख्य कारण है, तो जो भी बीमारियों का चर्चा हम लोगों ने किया, जैसे गला घोटू, एचएस है, बीक्यू है, लंगड़ी है, इस तरह की बीमारियों के लिए आज की डेट में टीका उपलब्ध है। तो मॉनसून स्टार्ट होने से पहले ही जो है इन बीमारियों का टीका उनके जानवरों को लग जाना चाहिए। किसान बंधु अपने जानवरों को टीका लगवा लें। और टीका हेतु हमारे सरकार द्वारा हर हॉस्पिटल में टीका उपलब्ध है। उनसे संपर्क करके अपने गांव के सारे पशुओं को अपना दिलवा सकते हैं अपने गांव में। और वो एक माध्यम है जिससे वो अपने पशुओं को बचाया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो टीका लगवा लेना जो है ज़्यादा अच्छा है कि किसी बीमारी हो जाने के बाद उसका उपचार करवाना है। उपचार में समस्या ये होती है, कभी कभी हमें उपचार का कॉस्ट के साथ साथ कभी कभी पशु को भी खोना पड़ता है, जो बहुत ही दर्दनाक होता है, बड़ा ही असहनीय होता है। पशु का लॉस भी होता है, धन का भी लॉस होता है, बच नहीं पाता है। तो टीका लगवा लेना चाहिए। और थनैला का जो है उसके रख रखाव पे ध्यान करना चाहिए। दूध निकालने के बाद थोड़ा कुछ खाना दे देना चाहिए ताकि पशु खड़ा रहे, और इससे बचाव करना है। और जब इस तरह की बीमारी हो जाए तो जितना जल्दी हो सके इसका इलाज करना चाहिए। हर किसान बंधु को कम से कम एक पैरासीटामोल प्लस एक आध एंटीबायोटिक वगैरह इमरजेंसी के लिए अपने पशुओं के लिए रखना चाहिए। जैसे हम लोग भी अपने घर में सर्दी बुखार की एक नॉर्मल कुछ दवाइयों का रख रखाव रखते हैं अपने के लिए, तो वो चीज़ रखना चाहिए। और इमीडिएटली किसी से फ़ोन पे भी संपर्क करके पशु चिकित्सक से कि हमारे पास इस तरह का दवा उपलब्ध है, तो जब तक पशु चिकित्सक आप तक पहुंचते हैं तब तक आप दे सकते हैं, ताकि इस पीरियड में आपके पशु को राहत मिल सके। ये किया जा सकता है। बहुत अच्छी बातें बताई हैं सर। आप शल्य चिकित्सक हैं, पशुओं की शल्य चिकित्सा करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहें कि पशुओं में किस किस तरह के आपके पास पशु लाए जाते हैं जिसकी आप शल्य चिकित्सा करते हैं? या किसान बंधु, कई बार ये होता है कि हमने सुना है कि चारा खा रहा है और चारे में चूँकि
कई तरह की बिल्डिंगें बन रही हैं अलग अलग तरह की, उसमें कांटी आ गया एक तरीके से, तो कांटी भी चला जाता है चारे के साथ, वो खा लेता है। अब मान लीजिए कि पशु के अंदर में कांटी चला गया है उसके शरीर में, तो कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कांटी है, और क्या उसके लिए कोई शल्य चिकित्सा है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और हमारे पास ये बहुत बड़ी समस्या है आज इस हमारे इस प्रदेश में ही नहीं, हमारे इस देश में, पूरे देश की बात अगर करें तो ये पशुओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, हम अपने घर में भी काम उम करते हैं, और हमारी थोड़ी सी लापरवाही के चलते क्या होता है, या तो पॉलीथीन कहिए या फिर कांटी कहिए, ये हम फेंक देते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके चारों में चला जाता है, चारा में, और ये पशु खा लेते हैं। तो किसान बंधुओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका पशु इस तरह का कील या कांटी वगैरह खा रखा है। तो इसका सबसे मुख्य लक्षण ये है कि आपका अगर गाय है जो 10 केजी दूध दे रही है, अगर वो कांटी खा गई है और कांटी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, तो इमिडिएटली वो 1 केजी या ½ केजी पे आ जाएगी। अच्छा, दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, दूध का बंद हो जाएगा जी, दूध अचानक गिरावट दूध में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रमुख लक्षण है। दूसरा है, ये चीज़ें जो कांटी से रिलेटेड समस्या हैं, या तो आपका पशु बहुत एडवांस प्रेगनेंसी में होगा, उस समय होने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि कील खाने के बाद क्या होता है कि पेट का मूवमेंट से फिर ये कील आगे की ओर बढ़ता है, और वो हार्ट को प्रिक करता है, उसमें बहुत दर्द महसूस करता है पशु, आपका चलने में पैर फैला करके रखना चाहेगा, बैठना नहीं चाहेगा, जमीन पे बैठना नहीं चाहेगा, बैठने में उसको तो सर चिकित्सा क्या है, जल्दी से बता दें। इसका चिकित्सा है कि दवा से ठीक नहीं होता है। अच्छा, इसका शल्य चिकित्सा ही एक उपाय है, और ये चिकित्सा जितना जल्दी हो सके उतना करा करके उसके पेट से कांटी निकाला जाता है। अच्छा, और निकाल देने के बाद पशु आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, दवा चलेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और हमारे जो किसान बंधु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें इस बात का पता चल गया कि अगर किसी पशु ने इस तरह का अगर कांटी खा लिया तो उसको शल्य चिकित्सा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इस मौसम में पशुओं के रख रखाव को लेकर भी आपने जो बातें कही है वो निश्चित रूप से हमारे किसान बंधुओं के लिए बहुत लाभदायक होगा। इस बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और किसान बंधुओं, आप ऐसे ही हमारे कृषि दर्शन के फोन लाइव को देखते रहें। हर बार हम किसी न किसी चिकित्सक को, पशु चिकित्सक को या विशेषज्ञ को आपके साथ ले आते हैं और बातचीत कराते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। चलने से पहले आप हमारा पता नोट कर लें, ताकि किसी तरह का सुझाव हो, सलाह हो, मशवरा हो तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता नोट करें, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। इस पर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए विशेषज्ञ, किसी नए जानकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।